नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारे साथ बैठे हुए हैं इनके लिए किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इतने सभ्य, इतने सरल, इतने सुशील, जितना कहा जाए उतना ही कम। ये बक्सर का लाल चला था आईएएस बनने और बन गया बीपीएससी टॉपर। कमाल की बात है। पूरी मेहनत से, ईमानदारी से अपने पूरे के पूरे जीवन काल में जितने भी प्रीलिम्स दिए हैं, एक भी प्रीलिम्स ऐसा नहीं जो रुका है। चाहे वो बिहार का हो, यूपी का हो या फिर आईएएस का हो, इंटरव्यू तक पहुंचने वाला। और आज आपके सामने है, इन्हीं से रूबरू करवाएंगे, इन्हीं से बातें करेंगे। और आज का जो ये इंटरव्यू रहेगा, बेबाक इंटरव्यू रहेगा। जो भी बात बोलेंगे आकाश जी बिल्कुल ईमानदारी से बोलेंगे, और जितनी भी बातें बोलेंगे सब आपके लिए ही बोलेंगे, ताकि आप जो जिस समस्या से इस समय बिहार के किसी भी जिला में, किसी भी गांव में रह के समस्या झेल रहे हैं, उन सारी समस्याओं को रूबरू करवाएंगे और बेहतरीन तरीके से अपने जीवन के एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर करेंगे। आकाश जी, थैंक यू वेरी मच, कॉन्ग्रेचुलेसन। मैं और मेरा श्योर सक्सेस परिवार जो है आपको खूब सारी बधाई देती है, और ये कामना करते हैं कि भविष्य में फिर से जब आप आईएएस बने तो फिर से इंटरव्यू लेने का मौका मिले। जी सर, मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और अभी भी ये जो हुआ है इसमें काफ़ी लोगों का कंट्रीब्यूशन है। श्योर सक्सेस का एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। इसके अलावा फैमिली है, दोस्त है, गुरुजन है, काफ़ी लोगों का। ये सक्सेस मेरा नहीं है, मेरी सक्सेस इन सभी लोगों का है। ये आपकी बड़प्पन है, लाइए मैं पकड़ लेता हूँ। ये आपकी बड़प्पन है आकाश जी कि इसमें हर उन लोगों को सम्मिलित करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके बुरे दिन में आपके साथ रहे थे। आकाश जी, अपने बारे में मुझे बताइए। और जैसा कि मैं काफ़ी एक छोटे गांव से आता हूं, और एक टाड़ी प्रखंड है, उसका एक गांव है छोटा सा अतरौना। ऐसे डेवलपमेंट तो उतना नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि शुरू से ही घर वालों ने चाहा कि उनका बेटा कुछ अच्छा करे। वो लोग थोड़ा पढ़ाने के लिए तत्पर थे। तो स्कूलिंग तो मेरी बेसिक सरकारी स्कूल से ही 10 तक हुई है, हिंदी मीडियम से हुई है। इंग्लिश एक चैलेंज था मेरे लिए, लेकिन आगे चल के मैं इस चैलेंज को ओवरकम किया। मैं एनआईटी अरुणाचल से बीटेक किया हूँ कंप्यूटर साइंस से, और फिर तैयारी कर रहा हूँ। बाकी ये मेरा पहला प्रयास है बीपीएससी में, इसमें मैं आप लोग के सामने समक्ष हूँ यहाँ पर। आकाश जी, मुझे एक बात आप बताइए कि आप वाकई में, ये तो कन्फर्म हो गया कि आप आईएएस के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड थे, और इसी दरमियान जो है बीपीएससी भी निकल गया। क्या इसके पीछे और कोई वनडे एग्जाम में भी कभी कोशिश किए थे कि भाई कर लेते हैं, देख लेते हैं, कोशिश करते हैं? ये भी था। और ये वाकई में अगर कोई भी जिस समय ये सुन रहे हैं, अगर बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी होता है कि जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एकदम पूरी तरीके से उसी एग्ज़ाम में लगा रहे। ऐसा ना हो कि इधर उधर के भी एग्ज़ाम को दिया जाए, उसको भी क्रैक किया जाए। क्या आप इसको कितना सही मानते हैं? जैसे कि एक काफ़ी दो व्यू है, अलग अलग व्यू है। एक तो क्या होता है कि लोग बोलते हैं डेडिकेटेड होकर करना चाहिए, मैं भी डेडिकेटेड होकर ही कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। तो फिर सोसाइटी का प्रेशर आने लगता है, फैमिली का प्रेशर आने लगता है, तो उस टाइम हमें स्विच करना पड़ता है थोड़ा सा। तो इसमें ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर आप एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं फिर काफ़ी पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और फिर दोबारा वापस से उस एग्ज़ाम को, जो मेन टारगेट है, उसको हम क्लियर करते हैं। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं सिर्फ लगे रहते हैं, सोसाइटी को इग्नोर कर देते हैं, कोई भी प्रेशर को, वो उतना मेरे समझ से ठीक नहीं है। अगर शुरू के 2 अटैम्प्ट में हो जा रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियली भी फैमिली पे बहुत लंबे टाइम तक डिपेंड रहना उतना ठीक नहीं है, और पॉसिबल भी नहीं है कई लोगों के लिए। तो मेरे समझ से दोनों ही व्यू इंपॉर्टेंट है। अगर शुरू के अटैम्प्ट में हो जाते हैं आपके तो बहुत अच्छी बात है, ये ट्राई भी नहीं करना। अगर नहीं होता है फिर तो आपको ट्राई करना चाहिए। पैरेलली दोनों ही चीज़ें चलनी चाहिए। आकाश जी, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न बच्चों के साथ में होता है कि सुजीत सर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगे हुए हैं और रिजल्ट कहीं से नहीं आता। तो उसकी वजह से क्या होता है, फैमिली प्रेशर भी, सोशल प्रेशर भी, और साथ साथ में कभी कभी अंदर से भी निकलना शुरू होता है, हम क्या कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात आपने बताया कि 2 अटेम्प्ट तक आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें पूरी जान डाल दीजिए, उसके बाद आप फिर से अपने ट्रैक चेंज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात बताए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आज के डेट में जो है हम लोग जुड़े होते हैं बहुत सारे बच्चों से, उनका जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है आज के डेट में, हर घर, हर परिवार, दोस्त, रिश्ते, नातेदारे, पढ़ो 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 पढ़ो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, वैसे पढ़ लो। कोई ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा कि
आखिर में पढ़ने का स्टाइल क्या होना चाहिए? कहने का सीधा सा मतलब ये हुआ कि आप अपने बारे में मुझे बताइए कि जो आप पढ़ते थे आपका टाइम टेबल कितना होता था। और एक और ह्यूमर है मार्केट में कि 15 घंटे, 18 घंटे, 12 घंटे, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है और कोई इस पर सही जवाब नहीं देता। और मैं चाहता हूं आप बोलिए। जैसा कि काफ़ी लोगों का परसेप्शन है, कई लोग पढ़ाई को बोझ की तरह लेते हैं। अगर आप पढ़ाई को एंटरटेन करने लगेंगे तो बिलीव करिए, मैं किया हूँ, बिलीव करिए कि इससे बड़ा आपको एंटरटेनमेंट कोई नहीं मिलेगा। शायद आपको मूवी से भी अच्छी लगेंगी, ये कपिल की कॉमेडी से भी अच्छी लगने लगेंगी। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको बस उस लेवल पे जाना है। आप इंजॉय करने लगेंगे तो आपको लगेगा कि टाइम वेस्ट कर रहा हूँ बाकी सब चीज़ों करके। हाँ, तो पढ़ाई बर्डन नहीं होना चाहिए, पढ़ाई को एक तरीके से पढ़ना है। उसके अलावा स्मार्ट स्टडी पे भी फोकस होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में लोग थोड़ा जल्दी चीज़ों को करना चाह रहे हैं। तो जल्दी करने के थोड़ा स्मार्ट यूज़ करना है, नोट्स यूज़ करने हैं, कोचिंग के मटेरियल भी यूज़ करने हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरनल मोटिवेशन। अगर आपका मोटिवेशन अंदर से आ रहा है, फैमिली से मोटिवेशन आ रहा है, या फिर सर लोगों की तरफ की, जैसे कि दीपक, अपने सुजीत सर हैं, दीपक सर हैं, ये लोग काफ़ी मतलब अच्छे से वीडियो यूट्यूब पे डालते हैं। उसको देख के भी काफ़ी अंदर मतलब एक तो नॉलेज भी मिलता है, मोटिवेशन भी आता है। और पढ़ाई फिर अगर कुछ लोगों को बर्डन लगता है तो वो ईजी लगने लगता है, फिर वो धीरे धीरे इंटरटेन करने लगते हैं। तो मेरे समझ से जो नंबर ऑफ़ आवर वाली बात है, कितने घंटे पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप जॉब में नहीं हैं, काम एक्स्ट्रा अलग नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास पूरा ही टाइम है स्टडी करने के लिए, कोई अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अगर तो आप अगर इसको एंजॉय करिए तो आप तो कितना भी घंटा पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई एक हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है कि आप 10 घंटे 12 घंटे ही पढ़ेंगे तो ही आपका सक्सेस होगा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो लोग वर्किंग हैं या जिनके पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिलेक्टेड नहीं होते, जबकि रैंक टॉपर भी हुए हैं अपने काम करते हुए। नंबर ऑफ़ आवर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और पढ़ाई को एंजॉय करना। अगर वो बर्डन होगा तो फिर सक्सेस थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि एक तो ये बड़ी अच्छी बात बताए और जितने भी लोग सुन रहे होंगे आपको बहुत कुछ आज सीखने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि जो लोग जॉब कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट जॉब में टेंशन नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में टाइम मिल जाता है, निकाल लेते हैं आराम से, ऑफिस में भी जाके बस टाइम पास ही तो करना होता। माफ़ कीजिएगा, सब जगह नहीं, लेकिन 90% यही चांस है। लेकिन जिनकी प्राइवेट जॉब है उनकी तो फिक्स होती है 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, उनके पास समय नहीं मिलता है। और घर से लेके ऑफिस के डिस्टेंस जो होता है करीब करीब अच्छा खासा 1 से 1.5 घंटे रहता है, करीब में रूम ले नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे किराया ज़्यादा होता है। ऐसी कंडीशन में इन सारे लोगों को वाकई में कितने घंटे मेहनत करना चाहिए जिनसे ये आसानी से बीपीएससी क्रैक कर जाए? देखिए, इतिहास वही लिखता है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करता है, नहीं तो फिर इतिहास तो सभी लिख लेते हैं। इसलिए जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, काफ़ी उनका जॉब हैस्टिक होता है, उनको जेन्युइनली टाइम नहीं मिल पाता। इस केस में क्या करना है, उनको जहाँ भी बीच में टाइम मिले, या सैटरडे संडे जनरली थोड़ा वीकेंड होता है, तो वीकेंड को वेस्ट नहीं करते हुए उसको अपने पढ़ाई में लगाया जा सकता है। बात है हाँ ठीक है, नींद इंपॉर्टेंट है, हेल्थ है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन रात के टाइम में, दिन में तो उनको वर्किंग है 9 to 8 जो भी है, 12 घंटे 13 घंटे का वर्क है। तो अगर उनका एम्बिशन इतना बड़ा है तो एम्बिशन के अकॉर्डिंग उनका एफर्ट भी लगाना है। उनको याद रखना है कि यहाँ तक के लिए नहीं सिर्फ बने थे, मतलब कहने के एक कोट है कि आई कम टू दिस फार नॉट फॉर दिस फार, मतलब सिर्फ यहाँ आने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, यहाँ से आगे जाने के लिए भी आया हूँ। तो ये दिमाग में याद रखना है। और उनको अगर मोटिवेशन रहेगा इस चीज़ का, यहाँ नहीं इसे मुझे आगे जाना है, तो ईजिली अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। एक तो 24 घंटे सबके लिए बराबर ही हैं, उस 24 घंटे को हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो जहाँ भी उनको समय मिलता है वो कर सकते हैं। हाँ, चैलेंजिंग ज़रूर है बाकी लोगों के रेस्पेक्ट में जो कि इजीली अपना 10-12 घंटे पढ़ लेते हैं, फिर भी ये चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे ही बढ़ना कामयाबी दिलाएगा। आकाश जी, अब हमारे जितने भी स्टूडेंट होंगे, देख रहे होंगे, उनको बस एक चीज़ की अंदर से खुशियाँ मिल रही होगी, सोच रहे होंगे कि सुजीत सर इंट्रोडक्शन तो बड़ा लाजवाब दिए आकाश सर का। अब ज़रा मुझे ये बता दीजिए कि अभी तक आप कितने मेंस दिए हैं और कहाँ कहाँ दिए हैं, ज़रा बताइए आप अपने बारे। हाँ जी, मैं 2 मेंस यूपीएससी में दिया हूँ। हाँ, फाइनल कॉल तो नहीं आया सिलेक्शन का।
उत्तर प्रदेश पीसीएस भी मैं 2 बार दिया हूँ, अभी 2020 वाला भी दिया था, अनफॉर्चुनेटली उसमें भी मेरा फाइनल कॉल नहीं आया। ये बिहार का मेरा पहला ही अटैम्प्ट था, 64th, इसमें मैं आज यहाँ हूँ आप लोग के सामने। 65th का भी मैं दिया हूँ, पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 66 का प्रीलिम दिया हूँ, काफ़ी अच्छे स्कोर रहे हैं मेरे। 66 का प्रिलिम्स का जी स्कोर बताइए जी बच्चों जी को, क्योंकि बिलीव नहीं करते जी, वो। कट ऑफ काफ़ी ऊपर गया है, काफ़ी मतलब न्यूज़ में भी चल रहा था कैसे हो गया, कैसे पॉसिबल है। लेकिन बिलीव करिए, अगर आप अच्छे से तैयारी किए हैं और आप मतलब थोड़ा एलिमिनेशन करना भी जानते हैं तो अच्छा स्कोर करेंगे। मेरा 66 में 121 स्कोर है, जबकि मेरी 2 बबल मिस्टेक हुई थी उसमें, जल्दी भरने में 2 बबल गलत हो गए थे, जो कि सही से मेरे टिक मारे हुए, नहीं तो मेरा 123 भी होता। तो ये चीज़ें की जा सकती है, तो आप करिए, अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करिए, आराम से चीज़ें हैंडल हो जाएंगी आपसे। एक बात बताइए मुझे आकाश जी कि बीपीएससी की तैयारी के दरमियान आपके हिसाब से कितना साल सफिशिएंट होता है कि इतने साल में आपका हो जाना चाहिए? हर एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, उसको फुलफ़िल करना होता है। थोड़ा स्मार्ट प्लानिंग भी इम्पॉर्टेंट है। मेरे केस में मेनली यूपीएससी के लिए डेडिकेटेड था। हाँ, मैं यूपी का अभी ट्राई किया, बिहार का भी ट्राई किया, क्योंकि थोड़ा सोसाइटी का प्रेशर आने लगता है, फैमिली बोलती है कि बेटा कुछ और ट्राई करो, मतलब उसके पैरेलली में अगर मैं अपनी बात है तो बीपीएससी में डेडिकेटेड होकर लोग तैयारी करते हैं, 1-2 साल लग जाते हैं इजीली, और एग्ज़ाम प्रोसेस भी काफ़ी लेंदी है, तो उसमें भी 2-3 साल खिंच ही जाते हैं। मेरे केस में थोड़ा यूनिक ही एक केस है, जिसमें मैं यूपीएससी की ही तैयारी कर रहा था, पैरेलली घर वालों के बोलने के चलते बिहार पे थोड़ा देने की कोशिश किया। अगर फ्रैंकली बोलूँ, मतलब एग्जैजरेट तो नहीं कर रहा हूँ, करना भी नहीं चाहिए। मैं प्रीलिम्स के लिए, बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए 1 वीक पढ़ा था, मेनली पैटर्न देखने के लिए कि बीपीएससी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं को पढ़ा। एक बिहार समग्र किताब आती है, उसको पढ़ा, क्योंकि बिहार के लिए स्पेसिफिक नॉलेज नहीं था, केबीसी नैनो की, क्योंकि और इंग्लिश मीडियम की चाहिए थी, तो थोड़ा मुझे अच्छा लगा वो। तो कोई एक पर्टिकुलर मुझे पता नहीं था बिहार के बारे में, तो जानकारी के लिए 1 वीक काफ़ी था मेरे लिए, प्रैक्टिस किया और फाइनली मैं मतलब उसमें प्रीलिम्स में क्वालिफाई किया। अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बुक बताइए बच्चों को प्रीलिम्स के लिए, कौन सा बुक आप फॉलो किए? पहले तो क्या है कि स्टैंडर्ड किताबें हैं जो कि यूपीएससी वाले भी पढ़ते हैं या कोई भी स्टेट पीसीएस के लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला तो बेसिक है अपना एनसीईआरटी। कोशिश होनी चाहिए कि 6 से 12 तक की किताबें पढ़ लें। आकाश जी, यहाँ पर एक बात के लिए मैं रोक दूंगा आपको। जी जी। कई बच्चे ऐसे पूछते हैं, या बहुत सारे ऐसे टॉपर आते हैं जिनका इंटरव्यू लोग यूट्यूब पे रखा हुआ, वो बोलते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि एनसीईआरटी बुक पढ़ा जाए, कि बिना एनसीईआरटी के भी पास किया जा सकता। आपके हिसाब से क्या? जहाँ तक सर मेरी राय है, जिनका बैकग्राउंड आर्ट्स है वो थोड़ा इस सब्जेक्ट से डील कर रहे होते हैं, आर्ट के सब्जेक्ट से डील कर रहे होते हैं, तो उतना दूर फील नहीं करते इन सब्जेक्ट से। लेकिन जो टेक्निकल बैकग्राउंड से, साइंस है, मैथ्स है, उनके साथ क्या प्रॉब्लम है ना, उनको ये 10 तक पढ़े होते हैं मोस्टली, उनको सब भूला भूला होता है, और चाइल्डहुड में भी उतना लोग ध्यान नहीं देते आर्ट्स के सब्जेक्ट पे। तो उनके लिए एक सबसे इजी वे में पढ़ना और समझना एनसीईआरटी प्रोवाइड करता है। एक बच्चों की तरह पढ़ाया जाता है, मतलब एनसीईआरटी में लिखी गई है। अब जो स्टैंडर्ड बुक्स है थोड़ा कहीं टेक्निकल हो जाता है इन बच्चों के लिए, जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं है। तो मेरे समझ से ज़्यादा उन जो आर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर 6 से 12 तक पॉसिबल नहीं है पढ़ना, टाइम अलाउ नहीं कर रहा है, तो 11-12 पे भी मिनिमम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, प्रीलिम्स में तो मैं नहीं बोलूँगा कोई ज़्यादा हेल्प मिले या ना मिले, लेकिन मेंस का जो एक आपका क्लैरिटी है, एक एनालाइज करने का तरीका, विश्लेषण का तरीका वहाँ से मिलता है। इंटरव्यू में भी काफ़ी हेल्प मिलता है। इसके अलावा फिर अब स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्र या स्पेक्ट्रम भी हो गया, इकोनॉमी के लिए तो एनसीईआरटी ही है, ऐसे कुछ बहुत बड़ा अल्टरनेट नहीं है। फिर भी रमेश सिंह की एक किताब आती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें नॉलेज जो फैक्ट है वो एक काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रखे हैं। थोड़ी मोटी किताब ज़रूर है, लेकिन अगर आप वो पढ़ेंगे तो इकोनॉमी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा करंट अफेयर पे काफ़ी फोकस होना चाहिए। कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी या बीपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस, करंट अफेयर का रोल काफ़ी बड़ा है। उसमें कोशिश करना चाहिए कि न्यूज़पेपर में कंटिन्यूटी बनाए रखें, उसका कोई बड़ा अल्टरनेट नहीं है। आप हिंदी मीडियम के हैं तो आराम से अच्छे न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के मैंने तो द हिंदू ज़्यादा यूज़ किया, और बोला भी जाता है कि यूपीएससी में काफ़ी क्वेश्चन द हिंदू में आए हुए रेफरेंस से ही पूछा जाता है। इसके अलावा फिर आप
अपने नोट्स बनाइए, जो भी यहाँ द हिंदू न्यूज़पेपर से जहाँ से भी नोट्स बनाइए, छोटे छोटे क्रिस्पी नोट्स बनाइए। वहाँ से ऑप्शनल की बात आती है, ऑप्शनल तो सबका अलग अलग है। मैं तो पॉलिटिकल साइंस का हूँ तो इसमें ज़्यादा कमेंट कर सकता हूँ। बाकी सर हिस्ट्री के मतलब प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं, टीचर हैं, तो ये बेटर आपको डील करेंगे। आपसे एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। कई ऐसे बच्चे हैं जिनके सपने तो हैं कि सुजीत सर डीएसपी या एसडीएम बना जाए, इसमें नो डाउट है, अंदर में पूरा जोश जुनून है। लेकिन समस्या ये आ जाती है बच्चों के साथ में कि सुजीत सर प्रीलिम्स तो मैं निकाल लूँगा, इंटरव्यू भी फेस कर लूँगा, मेंस भी लिख दूँगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है लिखा कैसे जाए। मेंस पढ़ लूँगा लेकिन लिखा कैसे जाए, और ये सबसे बड़ा आज के डेट में जो है एक यक्ष प्रश्न है जिसकी वजह से बच्चे इस फील्ड में आना नहीं चाहते हैं। तो आंसर राइटिंग आप कैसे किए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज होता है आंसर राइटिंग मेंस में कि हम स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। ये सोचते हैं कि जब हम उस लेवल पे आ जाएंगे, जब सारा सिलेबस कवर कर लेंगे, एक महारत हासिल हो जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा, तब ऐसे इस सिचुएशन में आपको 10 साल भी मतलब कम पड़ जाएंगे आंसर लिखने में, क्योंकि आप स्टार्ट नहीं करेंगे। जो भी जानते हैं, जितना भी जानते हैं आप लिखिए, क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे तो हमेशा वही लेवल 0 पे ही रहेंगे। आपको कितना भी नॉलेज हो जाए, एक कुकिंग तरह है, खाना पकाने के समान है। आप कितना भी किताब पढ़ लीजिए, आप बहुत स्वादिष्ट खाना तभी बनाएंगे जब आप उसको ग्राउंड पे लागू करेंगे। तो लिखना इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी गंदा लिखिए, खुद पढ़िए, खुद हंसिए, खुद फाड़िए, लेकिन लिखिए। आप खुद को लिखिए अपने से, टीचर को दिखाइए, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोस्त को दिखाइए, कोई भी नहीं है तो अपनी फैमिली में दिखाइए, लेकिन लिखिए, लिख के दिखाइए, रिव्यू लीजिए। यही एक मंत्र है इसका। और राइटिंग स्किल एक अलग टाइप का स्किल है, एक लेखन शैली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उसको आपको लिखना चाहिए। हाँ, इसके लिए एक और चीज़ हो सकती है कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए न्यूज़पेपर का जो एक संपादकीय पेज होता है, एडिटोरियल, उसका आपको हेल्प ले सकते हैं, जिससे आपके आंसर इनरिच हो पाए। एक बात बताइए कि जो ऑप्शनल है आपका पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, इसमें कैसे तैयारी किए, कौन सा आपका बुक को फॉलो किए जिससे कि आपका अच्छे मार्क्स आए, समझाइए बच्चों को। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, यूपीएससी में भी, बीपीएससी में भी, इसलिए कि दोनों जगह काम करता है। और क्या है कि जीएस में भी काफ़ी एरिया कवर करता है। यूपीएससी की बात करें तो पेपर 4 जो है जी, मेंस में पेपर 4 है। पेपर 4 में जो फिलोसफिकल एरिया है थोड़ा एथिक्स का, उसमें स्कॉलर काफ़ी सारे थिंकर है, जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, चाणक्य, जेएस मिल, जॉन रॉल्स, तो ये सब इसमें कवर होते हैं, डीपली पढ़े होते हैं। जीएस 1 में भी वर्ल्ड हिस्ट्री में काम आ जाता है। जीएस 2 तो कोर एरिया है इसका, पॉलिटी और आईआर वाला। तो एक क्या होता है कि काफ़ी बड़े पोर्शन को कवर करता है। बिहार में भी सेम सिचुएशन है। अब बात रही कि कैसे इसको तैयार करें। एक तो क्या है कि बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स है जो कि ओपी गोवा है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, थिंकर वाले है, इंडियन में भी उन्होंने लिखा है। इसके अलावा आईआर के लिए एक बैकग्राउंड वाली तो बुक्स हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन करंट बेस्ड पूछे जाते हैं, जो रिसेंट में क्या रिलेशन, काफ़ी डायनेमिक पोर्शन है। इसके लिए आपको कोचिंग के मटेरियल थोड़े रेफ़र करने पड़ जा सकते हैं, वो करना चाहिए। न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है इस पोर्शन को टैकल करने के लिए। ओपी गोवा है किताब, इसके बाद अपने भार्गव जी हैं, उनका किताब आता है। ऐसे किताबें हैं कुछ कोचिंग मटेरियल काफ़ी हेल्प करेगा। एक मैम है दिल्ली में, शुभ्रा रंजन मैम है, वो एक तरह से उनको बोला जाता है कि पॉलिटिकल साइंस की अथॉरिटी बोला जाता है उनको। तो उनकी नोट्स काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम भी काम कर जाएगा सर, जैसे कि सिलेबस दोनों का लगभग सेम है, और क्वेश्चन मोर और लेस सेम टाइप के पूछे जाते हैं। हाँ, बीपीएससी में क्या है कि इंडियन थिंकर को भी ज़्यादा ही वेटेज दिया जाता है। यूपीएससी में क्या है कि नोट्स बताएं, वो हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम? मेरा मतलब मैंने जो बताया वो इंग्लिश मीडियम है। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग यहाँ ज़रूर है कि हिंदी में मैम के नोट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन अब मुझे उतनी जी हाँ, जो समझ सकता है उसके लिए बेटर है। फिर भी मैं बोलूँगा, मुझे उतना जानकारी नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस के हिंदी में नोट्स किनके ज़्यादा अच्छे हैं, उनको एक बार मुझे देखना पड़ेगा। इसके अलावा ये बुक्स हो गई, फिर आप आंसर लिखना शुरू करें। न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर में काफ़ी चीज़ें आती हैं आईआर या पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड या पॉलिटी के भी रिलेटेड, जो चेंजेस हो रहे हैं कंट्री में, ये सब आप इंटरटेन करेंगे, पढ़ेंगे उसको। और उसके बाद राज्यसभा टीवी का भी यूज़ कर सकते हैं, उस पर काफ़ी अच्छे से डिबेट आते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर आते हैं, वो काफ़ी हेल्प करेगा। इस तरह से आप नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, आंसर ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, ये काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों में डिस्कशन करिए PSIR को लेकर। दोस्तों, यहाँ एक बात मैं क्लियर कर दूँ
कि अब तक के जितने भी आप लोग भी मार्क्स देखे होंगे, बहुत सारे टॉपर का मार्क्स देखे होंगे, लेकिन जो इंटरव्यू में आकाश जी का नंबर आया है, ये जो टॉप किए हैं बीपीएससी, उनके बराबर नंबर है, शानदार नंबर। आज इनसे चर्चा करते हैं कि कैसा माहौल रहा इंटरव्यू में, कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए और कैसे जवाब दिए। कुछ थोड़ी 2-3 लाइन बताइए। जैसा कि पहले लोगों के मन में काफ़ी अंदर कैसा लगा जब अंदर एंट्री किए, तो क्या डर थी या नहीं थी, या तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ गए थे? जैसे कि ये काफ़ी लोगों में होता है, इंटरव्यू को फेस करना काफ़ी एक पहले से डर बना रहा था। मेरे भी मन में डर था कि कैसे होगा, लेकिन जब मैं अंदर गया तो जो भी पैनल थे, काफ़ी अच्छे लोग थे उसमें। जो पैनल के जो चेयर कर रहे थे, लीड कर रहे थे, वो शुभेंद्र कुमार चौधरी सर थे। वो लखीसराय के डीएम रह चुके हैं, तो काफ़ी कॉर्डियल थे, काफ़ी फ्रेंडली लोग थे वो लोग। मैं अंदर गया, मुझे वो लोग, थोड़ा मैं नर्वस ज़रूर था, लेकिन उन लोगों ने मुझे काफ़ी कूल डाउन किया, टाइम दिया सेटल होने के लिए, और फिर अच्छे से क्वेश्चन पूछने शुरू किए। स्टार्टिंग में तो